हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल स्टडी विद रितेश में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं परसेंटेज के 30 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि आपके पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसमें कुछ प्रीवियस पेपर के भी क्वेश्चंस लिए गए हैं जो परसेंटेज से हैं। ठीक है, तो देखिए, परसेंटेज जो चैप्टर है ना, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन जो है परसेंटेज से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचना होगा कि ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा मैं आप लोग को बताया भी था कि देखिए, एक तरफ बोल रहा है कि इतना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत, तो 20% कम है, और एक तरफ पूछ रहा है कि उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचना होगा। यानी देखिए बच्चों, एक तरफ कम दिया है, कम दे दिया है ना, तो अधिक के बारे में पूछ रहा है ना। समझ में आ रहा है, एक तरफ कम दे दिया है तो एक तरफ अधिक के बारे में पूछेगा। यदि एक तरफ अधिक के बारे में दिया होता तो यहाँ क्या पूछता, यहाँ कम पूछता कि कितना प्रतिशत कम में बेचना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कीजिएगा। यानी एक तरफ है 20% कम, ध्यान से समझना है, एक तरफ बोला है कि 20% कम है और बोल रहा है कि उसे कितना प्रतिशत अधिक में बेचना होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, 20 का 20 लिख देना है पहले। ठीक है, 20 का 20 कर देना है। अब 20% कम बोल रहा है, तो मैंने आप लोग को बताया था कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। यानी दुनिया की हर एक वस्तु अपने आप में 100% है। अब 20% कम बोल रहा है तो -20% कर दो, तो कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा ना, 80% आ जाएगा। तो यहाँ आपको 80 लिख देना है और गुना में 100 कर देना है, बस। देखिए तो काटिए, 20 चौके 80 और 25 चौके 100, यानी 25% आपके क्वेश्चंस का आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर भी जो है इसी तरह से बनेगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, देखिए, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितना प्रतिशत अधिक ऊंचा है। देखिए वही चीज़ है, यहाँ पर 50% कम दे दिया है और पूछा है कितना प्रतिशत अधिक होगा। यानी एक तरफ कम दे देगा ना, तो एक तरफ अधिक के बारे में चर्चा करेगा कि अधिक के बारे में बताइए। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 50 का 50 पहले लिखिए, जो भी संख्या दी गई हो उसे लिखिए। अब बोल रहा है 50% कम, तो भाई 100% में से 50 को घटा दो, तो कितना आएगा, 50 ही आएगा ना। तो बट्टा में 50 कर दो और गुने में 100। देखिए 50 से 50 काट दीजिए तो क्या बचा, केवल 100%। ठीक है, तो बताइए करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, तो 100% अधिक ऊंचा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। देखिए वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही, लेकिन यहाँ पे अधिक दे दिया है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 25% अधिक है। तो जब यहाँ पर 25% अधिक है तो आगे कम के बारे में ही पूछेगा ना कि कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए। तो कुछ नहीं करना है, ये जो संख्या है उसको लिख दीजिए, 25 का 25, यहाँ पे जो भी संख्या होगी ना बच्चों, जो भी संख्या होगी उसको लिख देना है पहले। अब बटा में 25% अधिक बोला है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में शुरू से ही बताते आ रहा हूँ 100% होती है। अब 25% अधिक बोला है तो इसमें 25% जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा ना, 125 होगा कि नहीं। तो यहाँ पे बट्टा में 125 लिख दीजिए और गुना में 100 लिख दीजिए। देखिए 25 25 125, और फिर इसको काट दीजिए 20 बार में, यानी 5 के पहाड़ा में 100 कितने बार, 5 के पहाड़ा में 100 कितने बार में आता है, 20 बार में आता है, यानी 20% आंसर हो गया। ठीक है, 20% हो गया। चलिए इसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, यदि उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम कर दी जाए तो दुकानदार को ना लाभ होगा ना हानि होगा। देखिए फिर से वही चीज़ पूछ दिया, यहाँ पर बोल रहा है कि 15% बढ़ गया, समझ रहे हो ना, 15% बढ़ गया, तो यहाँ किस चीज़ के बारे में बात होगा, कम के ही बारे में पूछेगा ना कि कितना प्रतिशत कम हो गया, ऐसा ही आएगा ना पूछेगा। तो कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना है बच्चों, बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, जो संख्या है ना पहले उसको लिख दो, और बटा में 15% बढ़ गया है, तो 100 में 15 को जोड़िएगा तो 115 हो जाएगा, और गुना में 100। इसको काटिएगा ना, इसको काट पीट कीजिए तो देखिए ये 5 दिया 15 हो जाएगा, ये 23 बच्चे 115 होता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 300/23 आया होगा। ठीक है, अब जब
अब जब आप लोगों इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 13.1/23%। ये आप लोग करके देख लीजिएगा, यानी आप लोग 300 में भाग लगाइएगा 33 से, तो आपका जो रिजल्ट है ना ये इतना मिल जाएगा, यानी 13.1/23%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। अब बच्चों आप लोग ऑप्शन भी मिलाते चलिएगा, वैसे सभी ऑप्शन जो आंसर आ रहा है आप लोग मिलाते चलिएगा। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन बना रहा हूँ आप लोग ऑप्शन भी मिलाते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। यानी देखो, पहले जो उसकी मजदूरी थी वो 20% बढ़ गई है ना, और कुछ दिनों बाद क्या होता है उसकी मजदूरी 10% घट गई। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, A+B प्लस में A×B अपॉन में 100 बताया था ना। अब यहाँ पर A जो है वो क्या है 20% है, क्वेश्चन में बोला है ना A, यानी पहले मजदूरी जो बढ़ी उसको A मान लेना है, तो कितनी बढ़ी है 20%, यानी प्लस में 20% हो जाएगा। अब फिर उसके बाद बोल रहा है कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, यानी B जो है क्या मान लेना है -10%, क्योंकि देखो जब बढ़ता है ऐसे क्वेश्चन में जब बोलेगा कि इतना प्रतिशत का वृद्धि होता है तो प्लस में ले लेना है वो चीज़, और फिर बोले कि कुछ दिन बाद इतने दिन बाद इतना घट जाता है तो -10% ले लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए A की जगह आप लोग 20% रख दीजिए और B की जगह -10, तो सॉल्व कीजिए इतने को, अब तो सॉल्व कर ही लीजिएगा। तो ये 20 गुने -10 हो जाएगा अपॉन में 100। तो देखिए तो 2 0 से 2 0 गई लो ख़त्म। अब 20 में से 10 गया, 10 ही बचेगा और ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा -2। यानी आप ही बताइए 8% आया है आप लोग का आंसर, आया है ना, इतना 8% आया है। तो आप ही बताइए 8% की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो बच्चों अगर आंसर पॉजिटिव में आता है दैट मीन्स क्या, वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगर आंसर निगेटिव में होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कमी हो रही है। लेकिन यहाँ पे 10 में से आप लोगों ने 2 को घटाया तो कितना आया है +8% आया, यानी 8% की वृद्धि। तो ऑप्शन सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाजार मंद रहने के कारण, बाजार मंद का मतलब समझते हो, एकदम बिक्री बट्टा हो ही नहीं रहा है ना, एकदम मतलब बोलते नहीं है पूरा एकदम मंदी चल रहा है ना। तो बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी परंतु कुछ दिन बाद आय जो है 15% बढ़ गई, तो इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। यानी देखो वही चीज़ है, यहाँ पर ए क्या मान लेना है। देखो शुरू में क्या होता है, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय जो है 10% घटी, तो 10% घटी यानी -10% हो जाएगा है ना। इसके बाद क्या होता है, उसकी आय जो है 15% बढ़ जाती है, तो जब 15% बढ़ी है तो बी को क्या मान लेना है +15% कर देना है। वही फॉर्मूला है A+B प्लस A×B अपॉन में 100। ठीक है, तो ए को ए की जगह -10 कीजिए और ये +15, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए की जगह क्या करना है, ए तो आपका कितना है -10 है और फिर गुना में बी कितना है 15 है, ऐसे लिखिएगा ना जी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो -10 है +15 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 ही आएगा, सबको पता है 15 में से 10 को घटाइएगा तो 5 ही आएगा ना, और ये माइनस हो जाएगा, ये चीज़ माइनस हो जाएगा ना क्योंकि इधर माइनस है। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 में काट देता हूँ तो ये क्या बचा 15/10। ठीक है, इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो ये क्या आया 5 - 3/2, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 10 में से 3, देखिए 5 ये 2 है ना, 2 बचे कितना होता है 10, 10 में से 3 को घटा दीजिएगा तो 7, तो 7/2, तो 7/2% क्या होती है, वृद्धि होती है। याद रखना कमी नहीं है, अगर यहाँ पे माइनस में आता ना तब बोलते, लेकिन 7/2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 3.1/2% की वृद्धि हुई है ना। देखिए कमी भी है, यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं बोलते आ रहा हूँ शुरू से कि
2% है, यानी इसको जब पूर्णांक में तोड़िएगा बच्चों तो ये 3.1/2% ही आएगा ना। तो ये चीज़ प्लस में है ना, प्लस में कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, तो 3.1/2% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, देखो कमी भी दिया है, वृद्धि भी दिया है। अब आपको देखना है कि आंसर क्या होगा। वृद्धि कमी भी देख लेना अच्छे से, वरना फिर आप लोग कमी मार कर आ जाते तो गलत हो जाता, इसीलिए आपको देख लेना है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी 3.1/2%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए तो देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है। आयत की लंबाई दे दिया है, बोल रहा है कि 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई भी जो है 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अभी मैं बताया था ना, यहाँ पर ए क्या मानोगे, बोलो तो ए क्या मान लोगे, बताइए ए क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग बोलिएगा कि सर ए जो है ये 5% बढ़ाई जाती है ना, तो +5% हो जाएगा। और उसके बाद बी क्या हो जाएगा, तो बी भी जो है ये +10% हो जाएगा। बस बना दो, सिंपल आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, तो ये आएगा 15.1/2% की वृद्धि। बना लीजिएगा, ठीक है, इजी है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चन अभी बता चुका। तीसरा क्वेश्चन है, ये आप लोग को मैं होमवर्क देता हूँ, बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखिए यहाँ पर बात आया है वॉल्यूम के बारे में। अभी तक तो क्षेत्रफल के बारे में था ना, लेकिन यहाँ पे आयतन के बारे में बात आया है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, जब भी आपको आयतन में वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न देगा ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी सूत्र लिख लीजिए। क्या होता है, a+b। ठीक है, ध्यान से समझना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझ लोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। a+b प्लस में a गुने b अपॉन में 100। इतना तो आप लोग शुरू से करते आ रहे थे, यानी क्षेत्रफल वाला भी जो क्वेश्चन था इसमें भी यही कर रहे थे। या फिर इससे पहले भी एक जो क्वेश्चन था जिसमें बोलता था एक तरफ वृद्धि हुई है, एक तरफ कमी होती है, उसमें भी ये फॉर्मूला यूज करते थे ना, बोलिए तो। अरे भाई, इससे पहले वाला जो मैं टाइप बताया आप लोगों को अभी, कि एक तरफ वृद्धि हो रही है, अभी मैं बताया था ना, एक व्यक्ति की आय जैसे इतना प्रतिशत बढ़ी, फिर कुछ दिन बाद उतना प्रतिशत घट जाता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन में इतना तो आप लोग करते थे। लेकिन जब बोले कि आयतन में वृद्धि या कमी जैसा कुछ कहा जाए, तब क्या करना है, तब आपको a+b प्लस में a गुने b अपॉन में 100। तो जब इतने को बच्चों सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो कुछ ना कुछ तो परिणामी मान आएगा, कुछ ना कुछ आएगा ना, ऑफकोर्स आएगा भाई। सॉल्व कीजिएगा, कुछ ना तो कुछ वैल्यू आएगा ही यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करना है, फिर आगे एक स्टेप और बढ़ा देना है, यानी परिणामी मान जो भी आएगा उसका प्रतिशत प्लस में c, यानी परिणामी मान जो भी आएगा उसको लिख देना है। ठीक है, और प्लस में c, यहाँ पर प्रतिशत छोड़ दो, समझ में नहीं आ रहा तो बस इतना याद रखो, परिणामी मान यानी परिणामी मान यहाँ पे लिख देना है, प्लस में c। अब ये c क्या है ये सब मैं बताऊंगा, a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा, ये सब मैं बताऊंगा। तो अभी क्या है, बस फॉर्मूला देखिए, परिणामी मान प्लस में c, फिर प्लस में परिणामी मान गुना में c अपॉन में 100। बस समझ में आया इतना। अब देखिए क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, देखिए एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, तो a बराबर भी आपको 10% लेना है, लेकिन -10% लीजिएगा। क्यों, क्योंकि कमी बोल रहा है। और b बराबर भी आप लोग क्या लीजिएगा, -10% ही लीजिएगा। और c बराबर भी -10% ही लीजिएगा, क्योंकि कमी हो रही है तो इसीलिए -10%। लेकिन आयतन वाले में ना आपको c तक जो है वैल्यू ले जाना होगा, यानी a b c, और सबको यही मानना है। तो a बराबर -10 हो जाएगा, b बराबर -10 हो जाएगा, c बराबर भी -10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयतन के फॉर्म में कोई भी चीज़ क्यूब के रूप में होती है, आपको पता है ना, क्यूब के रूप में होती है, वॉल्यूम होती है कि नहीं होती है। तो इसीलिए a बराबर भी यहाँ a बराबर -10% ही हो जाएगा, b बराबर भी -10% ही हो जाएगा, c बराबर भी -10% ही हो जाएगा। तो बस बना दीजिए। तो कैसे बनेगा देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे a बराबर क्या लेना है, -10%, b बराबर भी -10% लेना है, और c बराबर भी -10% लेना है। ठीक है, और कम ही हो रहा है ना, इसलिए -10 है। तो अब देखिए फॉर्मूला पे मैं बैठा देता हूँ,
देखिएगा, इतने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं मुझे बोलेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 1 माइनस से 1 माइनस कट जाएगा या 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा -20, -10 को जोड़ेगा -20 आ जाएगा, प्लस में ये 1 आ जाएगा। यानी यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो क्या आ जाएगा, बोलिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये -19 आ जाएगा। इतना तो पता है ना, -19% आ जाएगा। फॉर्मूला पर बैठा दिया हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, वही चीज़ है। आ रहा है ना समझ में? हाँ ठीक है। तो ये -19% आ गया। -19% यही हमारा क्या है, परिणामी मान है। तो यहाँ से अब परिणामी मान, और फिर क्या करते थे, सी लिखते थे ना, प्लस सी लिखते थे। तो सी कितना है, -10% है, तो यहाँ पे -10% कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस में, और फिर देखिए परिणामी परिवर्तन यानी -19 और गुणा में सी। बिल्कुल फॉर्मूला पर बैठा रहा हूँ, आप लोग भी बैठा कर इसको बना सकते हैं। तो ये गुना में -10% है ना, और अपॉन में 100। तो देखिए, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, -19 और -10 कितना आ जाएगा, -19 -10, तो ये आ जाएगा -29, ठीक है। और प्लस में देखिए, तो ये तो माइनस कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 19/10 बचेगा ना। तो एक चीज़ बताइए, ये तो मैं -29 लिख देता हूँ, इसको मैं +1.9 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या किया, जीरो को हटा दिया। तो जीरो को जब हटा दूंगा तो एक डिजिट के पहले दशमलव आ जाएगा, यही चीज़ किया हूँ, ठीक है। तो अब देखिए -29 में से -29 प्लस 1.9 है, इतने को सॉल्व कर लीजिए। इतने को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा बच्चों, बोलिए। तो आप लोग बोलिएगा क्या सर, -27.1% आएगा। अब यहाँ पर माइनस आया है, तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि कमी हुई है। तो आप ही बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए, देख रहे हो ना, ऑप्शन डी होगा, यानी 27.1% कमी, 27.1% की क्या हो रही है बच्चों, कमी। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, होमवर्क के रूप में। तो 2 क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन तो ये रहा, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि, ठीक है। अभी मैं बताया था, अभी मैं 10% की कमी पर बताया था ना, जहां आप लोगों ने a -10 लिया था, लेकिन यहाँ पर 10% की वृद्धि कह रहा है। तो a क्या लेना है, a +10%, b क्या लोगे, b भी वही लोगे +10%, c क्या लोगे, c भी वही लोगे +10%। अब बैठा ना दीजिए उस फॉर्मूला पे, आंसर बन जाएगा, ठीक है। और बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, ये मैं बता देता हूँ आप लोग को। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 33.1% वृद्धि। 33.1% की वृद्धि कहाँ है बच्चों, 1 मिनट, 33.1% की वृद्धि, देखो यहाँ पे दिया नहीं है, इसको लिख लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा 33.1% की वृद्धि। सॉल्व कीजिएगा ना तो एक्यूरेट इतना ही आएगा, ठीक है। 33.1% की वृद्धि, जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बैंक में जमा कर देता है, तो अंत में उसके पास 1919 रुपया बच जाता है, तो उसकी आय कितनी होगी। अब देखिए, ये वाला जो टाइप है ना, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया था, कौन सा टाइप है, तो ये टाइप का नाम है आय और व्यय से बचत, आय और व्यय से संबंधित प्रश्न, आय और व्यय से संबंधित प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, काफ़ी बच्चों को दिक्कत होता है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आय और व्यय से संबंधित प्रश्न यानी इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बनाइएगा। तो जब भी बोले ना कि आय और फिर बचत या फिर खर्चा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और पूछे कि उसकी आय कितनी है, बचत कितनी है, खर्चा कितना है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको आय बराबर जो है ना,
आय बराबर, ऐसे क्वेश्चन में आय बराबर जो है 100 इंटू में x मान लेना है, ठीक है, 100 इंटू में x मान लेना है। अब कैसे बनाइएगा, तो अब देखिए बोल रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में, यानी निर्धन कोष हेल्पलेस लोगों की मदद में वो खर्च कर देता है, निर्धन कोष। तो निर्धन कोष में कितना करता है, अपनी आय का 5%, यानी इसकी आय क्या थी 100x थी, इसी का मतलब गुना 5%, तो 5% हटाइएगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। तो कितना खर्चा किया है निर्धन कोष में, 5x। देख लेना, देखिए 5x जो है निर्धन कोष में दान कर दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है शेष आय का 20% बैंक में जमा कर दे। तो एक चीज बताइए, बैंक में ही जमा करता है कितने का, शेष का 20%, देख रहे हो ना, शेष का 20%। तो शेष कितना बचा होगा इसके पास, देखिए तो आय 100x रुपया थी, मान लीजिए 100 रुपया था, जिसमें से निर्धन कोष में यानी हेल्पलेस लोगों की मदद करने में ये 5 रुपया खर्चा कर दिया, तो शेष कितना बचा। लॉजिकली सोचिए थोड़ा दिमाग से कि 100 रुपया उसका मंथली सैलरी था, 5 रुपया वो बेचारा खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, शेष कितना बचा, तो बोलिएगा कि सर 95 रुपया बचा, यानी 95x। तो बोल रहा है शेष आय का 20%, यानी शेष का इसी 95 का 20%, यानी प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा। कहाँ करता है, ये बचत बैंक में जमा कर देता है, यहाँ पे लिख लीजिए बचत बैंक में, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो काटिएगा तो ये 20 25 100 आ जाएगा और 19 25 95 हो जाएगा, यानी 19x रुपया क्या किया, ये बचत बैंक में जमा कर देता है। तो बोल रहा है कि अब अंत में उसके पास इतना रुपया बच जाता है, यानी कितना 1919। तो एक चीज़ बताइए, ध्यान से समझिएगा, अभी हड़बड़ाइएगा मत। 100 रुपये ही कमाता था, 100x रुपये कमाता था, 5x क्या किया, निर्धन कोष में दे दिया, और बचत बैंक में क्या किया, 19x रुपया दे दिया। तो एक चीज़ बताओ, ये इसके पास बचा कितना होगा। मान लो कि 100 रुपया ये कहीं कंपनी में काम किया तो 100 रुपये इसको मिला, जिसमें से देखो निर्धन कोष में, देखो कितना अच्छा आदमी है, गरीब खाना में हेल्पलेस लोगों की मदद करने के लिए 5 रुपया दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद बचत बैंक में 19 रुपया जमा किया, तो कितना इधर से खर्चा हुआ इसका, 5 में 19 को जोड़िए तो 24x खर्चा किया, 24x खर्चा किया ना, जबकि आय कितना था उसका 100x था। तो आप ही बताइए इसके पास कितना बचा होगा। 100 रुपया आय था, जिसमें से 5x और 5x प्लस में 19x ये खर्चा कर दिया, यानी 24x खर्चा कर दिया। तो बचा कितना, 100 में से घटाइए तो 24x कितना आ जाएगा, 100 में से घटाइए 24 को, बोलिए जल्दी से, बोलेंगे सभी बच्चे कितना आया। हाँ, तो कितना बचा इसके पास x के फॉर्म में, 76x रुपया, बोलिएगा ना। अरे भाई सोचिए ना, देखिए 100 रुपया उसका आय था, बेचारा कमाता था, काम धंधा करता था, 100 रुपया मिलता था। 100 जिसमें से क्या करता है, निर्धन कोष में 5 रुपया दे दिया, बचत बैंक में 19 रुपया दे दिया, तो कितना रुपया खर्चा हुआ, ये दोनों को जोड़िए तो 19 5 24, तो 24x रुपया खर्चा कर दिया। कमाता कितना था 100x, तो अब कितना बचा, 100 में से 24 को घटाइएगा तो बचेगा कितना इस बेचारे के पास, 76x रुपया। तो कितना रुपया बचा, बचत कितने का किया, 76x। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि वो रुपया के फॉर्म में, देखिए अंत में उसके पास रुपया जो है 1919 रुपया बचता है, x के फॉर्म में कितना रुपया बचता है बच्चों, 76x बचता है। तो ये 76x बराबर हो जाएगा किसके, 1919 रुपया के। क्यों, क्योंकि ये भी बचत है, देख रहे हो ना, ये भी बचत है, और क्वेश्चन में रुपया में भी दिया है बचत कितना होता है, ये x के फॉर्म में बचत है, ये रुपया के फॉर्म में बचत है, तो बचत से बचत बराबर। तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा x बराबर कितना आ जाएगा, आप लोग कीजिएगा तो ये आएगा 25.25 कीजिएगा, इसको काटिएगा, ठीक है। आप लोग इतने को सॉल्व कीजिएगा, यानी 1919 में 76 से भाग लगाइएगा तो ये 25.25 आएगा। अब बोल रहा है कि उसकी आय कितनी है, आय, तो आय देखिए तो आय कितना था, 100x था, 100x था ना, माना था हम लोगों ने। तो अब क्या करना है, 100 को 100 लिख देना है, x की जगह क्या वैल्यू आया है, देखिए तो x का वैल्यू क्या आया है, 25.25 आया है। तो देखिए तो दशमलव को हटा दीजिएगा बाबू, तो 2 जीरो आ जाएगा ना नीचे, तो देखिए तो काटिए, 100 में 100 खत्म,
तो कितना आया 2525 रुपया। यानी ऑप्शन ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है ये। अभी तक हम लोगों ने 10 तक क्वेश्चन कर लिए, 11 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आय और व्यय पर आधारित ही है। क्वेश्चन है बच्चों, एक मिनट, क्वेश्चन है नीलम अपने कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दी है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। देखो बच्चों, आंख बंद करके आपको आय जो है, आय क्या मान लेना है, 100x मान लेना है। अगर आपसे कुछ भी पूछे, यहाँ पर आय पूछे या बचत पूछे या खर्चा पूछे, लेकिन आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, आय बराबर 100x लिख लेना है, यानी इनकम बराबर 100 × x लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, बोल रहा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पे खर्च करती है। तो बच्चों मकान के किराए पे कितना खर्च की, मकान के किराए पे, मकान के किराए पे कितना खर्च की, 20x खर्च कर दी। यानी अपनी आय का, तो अपनी आय, इसकी आय कितनी थी, 100x रुपया थी। अपनी आय का मतलब गुना कितना, 20%, तो 20% को हटाइएगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा। तो देखिए, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 20 × x, तो कितना खर्ची की मकान पे, तो मकान के किराए पे 20x रुपया खर्चा कर दी। अब बोल रहा है शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दी है। घरेलू मदों समझते हो, यही देखिए नीलम नाम की लड़की है, अपना घर में हर एक काम करती होगी, राशन लाना, सब्जी लाना, यानी घरेलू मदों पर, है ना। तो घरेलू मदों पर कितना खर्च की है बेचारी, शेष का 70%, ये देख लीजिएगा, शेष का 70% बोल रहा है। ठीक है, तो आप ही बताइए बच्चों, एक बात मुझे बताइए कि शेष का 70% बोला है, तो देखो आय कितना था नीलम का, 100x रुपया था, हम लोगों ने माना था, जिसमें से मकान के किराए पे इसने खर्चा कर दिया 20x, तो शेष कितना बचा, 100 रुपया कमाती थी, जिसमें से किराया 20 रुपया दे दी, तो कितना शेष बचा, 80x बचेगा ना बच्चों, 80x बचेगा ना। थोड़ा सोचिए, 100 रुपया कमाती थी, 20 रुपया क्या कि मकान के किराए में दे दी, तो शेष कितना बचा, 80x। अब शेष का 70% लेना है, शेष का 70%, यानी इसका 70%। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 2 0 से देखिए, 2 0 काट दीजिए, तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56x। तो 56x रुपया ही घरेलू मदों पर खर्च कर दी है। अब बोल रहा है, देखिए थोड़ा सा इरेज करने दीजिएगा, ठीक है बच्चों, हाँ एक मिनट, चलिए। तो अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि यदि वह 3600 रुपये की बचत करती हो, तो एक चीज़ बताओ, x के फॉर्म में वो कितना रुपया बचत की है। तो चलिए निकाल लेते हैं, बचत कितना की है। तो देखो, तो 100 रुपया वो कमाती थी, उसको सैलरी मिलता था, मासिक महीना मिलता था, जिसमें से बेचारी क्या की, 20x मकान पे खर्चा कर दी, 20 रुपया मकान पे और घरेलू मदों पे 56 रुपया। तो आप ही बताइए, 20 + 56 जोड़िए तो कितना ही खर्च की है। तो ये खर्च किया बाबू, 606 हो जाएगा, 5 2 7, 76x, x कर देना, 76x, यानी 76x से क्या कर दी, खर्च कर दी। क्यों, क्योंकि देखिए 100 रुपया कमाती थी, 100 रुपया उसको मिलता था, जिसमें से मकान के किराए पे 20 रुपया और घरेलू मदों पर 56 रुपया, तो 20 + 56 कितना, 76x हो गया। तो आप ही बताओ, 76x रुपया ही खर्चा कर दी, तो कितना बचा होगा। अरे 100 में से 76 को घटा लोगे तो पता नहीं चल जाएगा कितना बचा, कितना बचा, 100 में से 76 को घटाओ तो 24x रुपया बचा। ठीक है, तो x के फॉर्म में 24x रुपया की बचत की, लेकिन रुपया के फॉर्म में कितना का बचत करती है, बोल रहा है कि यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है, यानी ये भी बचत है, ये 24x बचत हो जाएगा और ये भी 3600 रुपया बचत हो जाएगा, बचत से बचत बराबर। काटिए इसको, x बराबर क्या लिखिएगा, 3600 बट्टा में 24, काटिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 0 का 2 0, यानी फिर से इसको काटिएगा, 300 को 2 से पाड़ा से तो 150 बार में चला जाएगा, तो 150 आया।
एक्स का वैल्यू 150 आया। अब आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो, अगर आय पूछेगा तो भी निकाल लीजिएगा, मकान का किराया पूछेगा तो भी, घरेलू मदों पर कितना खर्च की ये भी निकाल दीजिएगा, बचत भी पूछेगा, कुछ भी निकाल सकते हो। समझ में आया? कुछ भी, क्योंकि आपको एक्स का वैल्यू मिल चुका है। एक्स का वैल्यू कितना आया है? 150 आया है ना। तो पूछा क्या है, बोल रहा है कि उसकी कुल आय कितनी है। तो कुल आय कितनी थी एक्स के फॉर्म में? 100x माना था ना हम लोगों ने, तो 100x माना था, तो 100 कर दीजिए। और x का वैल्यू कितना आया है? 150 आया ना, तो गुना में 150 कर दीजिए। देखिए कितना आया, तो ये आ गया बच्चों 15,000। 15,000 है ऑप्शन में, देखिए है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वीडियो अगर दिक्कत हो रहा है समझने में, गारंटी देता हूँ आप 1 से 2 बार और देखिएगा और कंसंट्रेट करके देखिएगा, अच्छे से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन है, और ये है चुनाव पर आधारित प्रश्न। ये जो टाइप है बच्चों, कौन सा टाइप है? चुनाव पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो ज्ञात कीजिए मतदाताओं सूची में कितने मतदाताओं थे। मतदाताओं का मतलब समझते हो बच्चों? वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स, यानी जो वोट देने वाले व्यक्ति होते हैं ना, तो वो कितने थे। तो मतदाताओं को क्या बोलते हैं? वोटर्स बोलते हैं, वोटर्स, ठीक है। यानी कितना वोटिंग पड़ा, कितने वोटर्स थे, ये आपको इतना समझ लेना है। अब देखिए, अब जब भी चुनाव पर आधारित प्रश्न देना आपको एग्जाम में, तो क्या करना है, आपको ये लिख लेना है कि कुल मतदाताओं की जो संख्या होगी वो क्या होगी? 100% लिख लेना है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन दे कोई भी चुनाव का, तो लिख लेना है कुल मतदाताओं की जो संख्या थी। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, बोल रहा है कि मतदाताओं सूची में कितने मतदाताओं थे, यानी कुल मतदाताओं की जो संख्या थी, कुल वोटर्स की जो संख्या थी, उसको क्या करना है? 100% मान लेना है, 100% मान लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि एक चुनाव होता है, उसमें 2 उम्मीदवार रहते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है बच्चों, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। तो 2 उम्मीदवार थे, तो हम लोग मान लेते हैं एक उम्मीदवार ए हो गया, एक बी हो गया। अब बोल रहा है बच्चों कि इसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, यानी ए को 65% वोट प्राप्त हुआ। तो आप ही बताओ, कुल मतदाताओं की संख्या 100% है, जिसमें से ए को 65% मत प्राप्त हो गया, तो बी को कितना हुआ होगा? 35% हुआ होगा। 100 में से घटा दीजिएगा तो वही तो बी को मिला होगा वोट, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि जब जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। एक चीज बताइए, यहाँ पर ए को 65% वोट मिला है, बी को 35% मिला है, ठीक है। तो जीता कौन होगा बताइए? ए ही जीता होगा ना। तो ए प्रतिशत में कितने प्रतिशत से जीता है? ये 65% है इसका वोट, और बी का 35% है, तो ये कितने परसेंटेज से जीता है? तो 30% अधिक वोट से जीता है। यार घटा दोगे तो पता चल जाएगा ना, यानी 30% वोट जो है ए को अधिक मिला है, ठीक है। यानी ये 30% वोटों से जीता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि वो संख्या में 900 मतों से विजयी हुआ है, तो ये बराबर हो जाएगा 900 के। आया समझ में? तो यहाँ प्रतिशत में कितने प्रतिशत से जीत गया? 30%, और संख्या में 900 मतों से विजयी हुआ है, तो ये बराबर हो गया, जीतना जीतना बराबर हो गया। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए, तो 1 0 से 1 0 को काट दीजिए, और 30 तिया 90 होता है ना, तो इसको 30 से काट दीजिए, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया? 30 आ गया। और निकालना क्या है आपको? कुल मतदाताओं की संख्या कितना थी, तो हम लोगों ने क्या माना था? 100%। तो 100, अब 1% का वैल्यू क्या निकाले हो आप लोग? 30 निकाले हो, तो गुना में 30 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 3000। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी उस चुनाव में? 3000 थी। बन जाएगा बच्चों क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो 3000, देखिए ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब सेकंड नंबर आपको खुद से बनाना है, अगर नहीं बनेगा तो मुझे आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, बता दूं? सेकंड नंबर क्वेश्चन का बच्चों जो आंसर होगा वो होगा 10,000, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, देखिए ध्यान से समझना है। फिर से देखिए, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे, ए और बी दो प्रत्याशी थे, इन्हें कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुआ। यानी ए को, सॉरी यहाँ पर दीजिएगा ए, ठीक है, ए को कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुआ। तो एक चीज़ बताइए, मैं क्या बताया था, जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो यहाँ पे पहले लिख लेना कुल मतदाताओं की संख्या 100%, कुल मतदाताओं की संख्या 100% मान लेना है। तो अब आप बताओ कि ए को कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ, तो भैया बी को कितना हुआ होगा, बताइए बी को कितना हुआ होगा, 55% हुआ होगा प्राप्त, हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, बोलिए हुआ होगा ना। तो अब इसमें हारा कौन है, बताइए हारा कौन है, ए ही हारा है, क्योंकि इसको, इस बच्चे को 45% ही मिला है, इसको 55% मिल गया है। तो ये कितने प्रतिशत से हारा है बच्चों, 10% से हारा है, अंतर ही है ना। यानी ए जो है 10% से ही हारा है ना, 10% अगर इसके पास और होता तो ये बराबर हो जाता, तो ये 10% से हार गया है। और संख्या में कितने से हारा है, देखिए संख्या में बोल रहा है 1000 मतों से ये चुनाव हार जाता है, संख्या में 1000, यानी ये भी हार गया, यानी प्रतिशत में 10% से हारा है, संख्या में 1000 से हारा है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो 1% का वैल्यू 100 आ गया, ठीक है। तो अब आप बताइए कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 100% थी, तो 100% का वैल्यू क्या है, 100 है, तो गुने में 100 कर दीजिए। देखिए इसको, इस क्वेश्चन को तो मैं टोटल ही बना दिया, तो कितना आ जाएगा, 10,000 नहीं आया, बोलिए। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला टाइप है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में देखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है एक नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को, पूछा है कि 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जबकि वर्तमान जनसंख्या 1 लाख दे रखा है। तो ये क्वेश्चन बनाओगे कैसे, शुरुआत कैसे करोगे, यानी जब भी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न रहेगा ना, तो क्या करना है, सबसे पहले ये जो देख रहे हो ना 10% वार्षिक दर, ये दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, रेट। तो इसको लिख लेना है 10%, ठीक है। अब क्या करना है, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, यानी 10% को हटाइएगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। अब देखिए, अब सीधे आना है आपको, कितना वर्ष का बात हुआ है वो देखिए। तो बोल रहा है 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, यानी 3 वर्ष तक बात किया गया है। तो क्या करना है, इसके बाद करना है फर्स्ट ईयर, यहाँ पे लिखते चलो। बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूँ, वैसे तो इस क्वेश्चन को फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, बट फार्मूला उल्टा सीधा मतलब कभी कभी कुछ भी पूछ लेगा, तो मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसके फार्मूला जो है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, उसको अधिकतर बच्चे भूल भी जाते हैं। थोड़ा सा चेंज कर देगा, जैसे देखिए यहाँ पर बोला है कि 3 वर्ष बाद, अगर पहले बोल देता तो दूसरा फार्मूला लग जाएगा। तो फार्मूला का झंझट छोड़िए, क्या करना है, जब भी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न रहे तो आर लिख लीजिएगा, यानी जितना भी रेट देगा उसको लिख लीजिएगा। और ये देखिएगा इसके बाद कि कितने साल तक का बात हुआ है, 3 साल तक का बात हुआ है, तो एक बार फर्स्ट ईयर, एक बार सेकेंड ईयर, एक बार थर्ड ईयर, इतना लिख देना है, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है कि 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी पहले क्या था, पहले 10 था और फिर वृद्धि हुई, 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है। तो बाद में क्या होता है, 10 + 1, 10 और इस +1 को जोड़ देना है, कितना, 11। आ रहा है समझ में कि नहीं आया, बोलिए। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, ध्यान से समझना है, ये पहले ये जो 10 लिखा हुआ है ना, इसको 10 को 10 लिख देना है। अब वृद्धि बोल रहा है ना, 10% वार्षिक दर से वृद्धि, तो अब क्या करना है, इस 10 में इस एक को जोड़ देना है, तो 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह वही फंडा अपनाना है, 10 से 11 कर देना है, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी 10 से 11 कर देना है, ठीक है। अगर बच्चों यही बोलता कि 10% वार्षिक दर से कमी हो रही है, तब क्या करते, बोलिए। अगर बोलता कमी हो रही है तब क्या करते, तब आप लोग इस 10 में से
ये 10 जो देख रहे हो ना, इसमें से एक घटा लेते, 10 में से एक को घटा लेते अगर कमी का बात होता तब। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यानी पहले 10 था, बाद में 10 + 1 यानी 11 हो जाता है। ठीक है, दूसरे ईयर में भी यही 10 से 11 होता है, तीसरे ईयर में भी यही 10 से 11 हो जाता है। अब क्या करना है, अब तीनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस तीनों को भी आपस में गुना कर दीजिए, यानी 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है। ठीक है, अब इसमें x से गुना कर दीजिए, इसमें भी x से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में है। ठीक है, अब ये आया जो बच्चों, ये क्या है, पहले वाला चीज़ है और ये बाद, यानी देखिए कहने का ये मतलब है कि 3 वर्ष पहले, ध्यान से समझना, 3 वर्ष पहले अगर मैं बोलूँ, पूछूं जनसंख्या क्या थी, तो क्या जवाब दीजिएगा, पहले। ध्यान से समझो, इतना आ गया है ना, तो देखिए ध्यान से समझना है, ये देखिए अब इतना आ गया है आप लोग का। अब एक चीज़ जानिए, उसके बाद आप लोग क्लियर समझ जाइएगा। देखिए पहले क्या होता है, पास्ट होता है ना, उसके बाद प्रेजेंट आता है, उसके बाद फ्यूचर आता है। ठीक है, तो जैसे अभी आप लोग, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, या आप लोग पढ़ रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोग प्रेजेंट में देख रहे हो, प्रेजेंट में देख रहे हो ना। अगर मैं पूछूंगा कि 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो इट मीन्स आप पास्ट में जाओगे। अगर मैं बोलूँगा 2 दिन बाद, तो आप लोग फ्यूचर में जाओगे या नहीं जाओगे, इतना कीजिएगा ना। अब देखिए मैं समझाना क्या चाहता हूँ, यहाँ पर पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, इसको ध्यान से देखिएगा। पूछा है कि 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, यानी यही पूछा है, ये बाद है और ये पहले वाला चीज़ है। आ रहा है समझ में? तो एक चीज़ बताओ तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या x के फॉर्म में कितना है, क्या बोलिएगा, 1331x है। और वही पूछूं कि 3 वर्ष बाद तो इतना है, और पहले का पूछूंगा, यानी पहले का मतलब क्या, फ्यूचर से पहले हम लोग किस चीज़ में आ जाएंगे, अभी मैं बताया था ना, पहले पास्ट होता है ना, उसके बाद प्रेजेंट होगा आपका, उसके बाद फ्यूचर। तो अब देखिए 3 वर्ष बाद, यानी बाद का मतलब क्या, फ्यूचर। अगर मैं बोलूँगा 3 वर्ष पहले, यानी हम लोग किस में आ जाएंगे, प्रेजेंट में आ जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो ये चीज़ वर्तमान हो जाएगा, ये चीज़ वर्तमान में आ जाएगा, और ये चीज़ क्या है, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि गांव की जनसंख्या क्या थी x के फॉर्म में, तो क्या बोलिएगा, 1331x बोलिएगा ना, 1331x बोलिएगा। अगर पूछूं कि वर्तमान जनसंख्या क्या है गांव की x के फॉर्म में, तो 1000 इंटू में x है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में देखिए, तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि गांव की जो जनसंख्या है ना वर्तमान में, वो दिया हुआ है 1 लाख, दिया हुआ है कि नहीं, देखिए तो 1 लाख दिया हुआ है। देखिए ध्यान से समझिए, दिख रहा है ना, बोल रहा है कि गांव की जो वर्तमान जनसंख्या है वो वर्तमान में 1 लाख है, और x के फॉर्म में कितना है, 1000 है। तो 1000x ये बराबर नहीं हो जाएगा 1 लाख के, बोलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख हो जाएगा। तो 3 0 से 3 0 काट दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन आपको पूछा है कि 3 वर्ष बाद, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट, रबड़ को मैं बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा दिक्कत हो रहा है जी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी आप ही बताइए ना। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या x के फॉर्म में कितना है, 1331x है, x है ना। लेकिन 1331 लिख लेने के बाद x का वैल्यू कितना आया है, 100 आया है, तो गुने 100 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये कीजिए इसको, तो क्या आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1,33,100, 1,33,100 जो है गांव की वर्तमान नहीं, 3 साल बाद की जनसंख्या हो जाएगी। आया कि नहीं आया समझ में, आ रहा है? चलिए इसी तरह से ये क्वेश्चन बनाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, रुकिए मैं बना देता हूँ। क्वेश्चन है, मोहन के गांव की आबादी इस समय का मतलब क्या, वर्तमान में कितना है, 6,760 है। यदि उसमें 4% दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की आबादी क्या थी। तो क्या करना है बच्चों, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले भैया R% यानी रेट जो है वो लिख देंगे।
अब ये 4% है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, तो 4/100 बोलिएगा। अब इसको कट्टा पिट्टी कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/25। तो 1/25 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ईयर की तरफ आना है। साल, कितने साल तक का बात हुआ है, 2 साल तक का बात हुआ है, यानी फर्स्ट ईयर बोल सकते हो, फर्स्ट ईयर, और ये हो जाएगा सेकेंड ईयर। तो देखो होता क्या है कि देखो क्या बोल रहा है आपको कि वो जो रेट है ना 4% दर से वृद्धि हो रही है, यदि उसमें 4% दर से वृद्धि हो रही है यानी वृद्धि हो रही है, ये याद रखना है। तो देखिए पहले क्या था, 25 था, पहले ये में 25 था, लास्ट में क्या हो जाता है, लास्ट में 25 + 1 जोड़ देना है, 26 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वृद्धि बोल रहा है, 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, यानी पहले 25 था, बाद में 25 में 1 को जोड़ देना है, 26 हो जाता है। अगर बोलता कि 4% दर से कमी हो रही है, तब क्या करते, तब तो 25 का तो 25 लिख ही देते, लेकिन फिर 25 में से 1 को घटा देते, तो क्या आ जाता, 24 आ जाता। आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वृद्धि बोल रहा है, वृद्धि यानी हाँ बढ़ती है आबादी, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, तो 4% वार्षिक दर से। तो पहले 25 था, फिर 25 में 1 को जोड़ दिया गया यानी 26, तो पहले 25 फिर 26। दूसरे ईयर में भी यही चीज़ होता है, यानी 25 से 26 होता है। अब देखिए गुना कीजिए 25 में 25 तो 625 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 26 में 26 से गुना कीजिएगा 676 आ जाएगा। अब इसमें x से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि ये चीज़ रेशियो के फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी क्या थी, तो अब ये पहले वाली आबादी हो जाएगी। बार बार मैं बोलते आ रहा हूँ, ये पहले वाली है, और ये फिर क्या हो जाएगा, देखो 2 वर्ष पूर्व अगर मैं बच्चों पूछूँ गांव की आबादी क्या थी, तो क्या बोलिएगा, 625x बोलिएगा ना, लॉजिकली सोचिए ना। और अगर मैं बोलूँ 2 वर्ष बाद गांव की आबादी क्या रही होगी, तो ये 676x बोलिएगा आप लोग, x के फॉर्म में। यानी मैं बता चुका हूँ, पहले पास्ट होता है, उसके बाद प्रेजेंट आता है, उसके बाद फ्यूचर आता है, ध्यान से समझना। तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी 625x थी, और 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 676x था। लेकिन देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोहन के गांव की आबादी इस समय यानी वर्तमान कितना है, 6760 है। तो देखिए पहले कितना थी, 625x थी। अब पहले के बाद यानी पास्ट का इतना था, पास्ट के बाद कहाँ हो गया आप लोग देखो, तो पास्ट के बाद कहाँ हो गए, प्रेजेंट, वर्तमान में। तो वर्तमान में, ये वर्तमान है, समझ में आया, ये वर्तमान है। तो आप ही बताइए वर्तमान में कितना है, x के फॉर्म में 676x है, और क्वेश्चन में संख्या के फॉर्म में कितना दिया हुआ है, बोल रहा है कि इस समय 6760 है, यानी संख्या के फॉर्म में ये चीज़ 6760 है। तो ये भी वर्तमान में x के फॉर्म में, और ये भी संख्या के फॉर्म में वर्तमान। तो वर्तमान से वर्तमान बराबर, जब तक बराबर नहीं कीजिएगा ना क्वेश्चन वह नहीं बनेगा। तो इसको काट दीजिएगा तो ये 10 बार में चला जाएगा। काटिए, 676 को 676 में 10 से गुना कीजिएगा तो ये इतना ही आएगा, 6760 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ गया, 10 आ गया ना। तो पूछा क्या है, पूछा है कि 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी क्या थी, तो यही तो थी पहले, 2 वर्ष पहले की गांव की आबादी क्या थी, 625x थी, 625x थी ना। तो 625 x का वैल्यू कितना आया है, 10 आया है, यानी 6250 जो है गांव की आबादी रही होगी 2 वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, दिक्कत हो रहा है ना समझने में, तो फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिए, दिक्कत नहीं होगा। चलिए 2 क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, 2 क्वेश्चन मैं और स्क्रीन पे लगा दिया हूँ। ठीक है, देखिए दिख रहा होगा, ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, और इसके बाद मैं आप लोगों से क्लास में पूछूंगा, मैं क्लास में पूछूंगा कौन कौन बच्चा बनाया, कौन कौन नहीं बनाया। 2 क्वेश्चन स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, होमवर्क पे रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए ध्यान दीजिएगा, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। तो किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या x है, संख्या पर आधारित प्रश्न होगा ना, तो कोई भी संख्या को x मान लेना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि किसी संख्या का, यानी जो संख्या हम लोग माने हैं, इसी संख्या का मतलब गुना 4/5 भाग, ये जो है उसके यानी इसी संख्या के 65% से कितना अधिक है, 60 अधिक है, यानी प्लस में 60 अधिक है। आया समझ में कि नहीं आया, बस यही था क्वेश्चन में, फिर से समझ लो, नहीं आया है तो
देखिए बोल रहा है संख्या ज्ञात करने को कहा है, तो हम लोग मान लेंगे माना संख्या x। ठीक है, तो बच्चों किसी संख्या का 4/5 भाग, यानी इसी संख्या, जो संख्या हमने x माना है ना, इसी संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों, दिख रहे हो, गुना। तो इसी संख्या का 4/5 भाग है ना, इसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से, किसके, इसी संख्या के, यानी इसी संख्या के 65%, प्रतिशत को हटाइएगा, बट्टा में 100 लगा दीजिएगा, तो इसी संख्या के 65 से 60 अधिक है, यानी ये 60 अधिक है, क्वेश्चन में बोला है, और ये बराबर। ठीक है, ये बराबर कहाँ से आया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या का जो 4/5 भाग है ना, किसी संख्या का जो 4/5 भाग है इसी संख्या के 65% से 60 अधिक है, तब जाके ये बराबर हो गया। इतना कर दीजिएगा तब ये बराबर हो जाएगा। अब बनाइए क्वेश्चन, इतने को तो सॉल्व कर ही सकते हो, इतने को सॉल्व कर ही सकते हो। ये क्या है, x गुने 4/5 है, x गुने 4/5 है, तो अब इतने को सॉल्व कर लो। अब इतना मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, तो इतने को जब सॉल्व कीजिएगा ना तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ, इतने को सॉल्व कीजिएगा, आप लोग का आंसर 400 आएगा। ठीक है, 400 सॉल्व करना पड़ेगा। लीजिए कर देते हैं 4x/5। ठीक है, इसको काट लीजिए, 5 के पार से 13 बार में चला जाएगा, ये 20 बार में चला जाएगा। ठीक है, इधर लाइएगा तो ये चीज़ माइनस में हो जाएगा, यानी 13x/20 बराबर में 60। अब देखिए एलसीएम लीजिए तो 5 और 20 का 20 ही होगा, तो इधर से 4 चौका 16x हो जाएगा और माइनस 13x हो जाएगा बराबर में 60। 16x में से 13x को घटाइएगा तो 3x/20 बराबर में 60। काटिए इसको, 20 बार में चला जाएगा, तो x बराबर कितना आया, 20 गुने 20, 400 आया कि नहीं आया, 400। चलिए अगला क्वेश्चन बना लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, ये होमवर्क में मैं दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, और बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 252, 252। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला टाइप है, पहले टाइप देखिए उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। टाइप है परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न। बहुत पूछा जाता है, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न जो है ये पूछा जाता है, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को पहले रीड करते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताइए कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब एक चीज़ बताओ, उत्तीर्ण का मतलब समझते हो, उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है और अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है। तो बच्चों उत्तीर्ण का मतलब होता है पास और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल, इतना समझ लो पहले। ठीक है, बस इतना समझ लिए, क्वेश्चन बन गया। कैसे, अब इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाना है। वेन डायग्राम का मतलब देखिए, बोल रहा है कि किसी परीक्षा, कोई परीक्षा होता है, इसमें 60% विद्यार्थी गणित में, यानी 60% विद्यार्थी मैथ में। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो सटाकर एक और डायग्राम बना देना है। और ये डायग्राम में बोल रहा है कि 70% छात्र जो है ये इंग्लिश में क्या होते हैं, अभी आगे भी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, यानी देखिए 60% विद्यार्थी मैथ में उत्तीर्ण होते हैं, 70% विद्यार्थी इंग्लिश में उत्तीर्ण होते हैं, और दोनों में समझ रहे हो ये कॉमन, इसीलिए मैं ये कॉमन लिया हूँ, इसीलिए मैंने इसको इसमें सटा दिया हूँ। ठीक है, तो ताकि एक चीज़ कॉमन हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में बोलेगा कि दोनों में, तो दोनों में बोलेगा तो ये कॉमन लेना होगा आपको, समझ में आ रहा है। एक डायग्राम बना देना होगा, फिर उसी में एक और डायग्राम बना देना होगा, फिर ये चीज़ जो है आपका कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोला है कि दोनों में, तो देखिए तो 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ से 50% विद्यार्थी जो है दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। इतना समझ में आया, यानी ये चीज़ भी उत्तीर्ण हुआ। क्वेश्चन में बोला है कि 60% विद्यार्थी मैथ्स में उत्तीर्ण होते हैं, 70% विद्यार्थी इंग्लिश में उत्तीर्ण होते हैं और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। नहीं आया समझ में, फिर से समझ लीजिए, साफ सीधा बात।
ठीक है। कोई परीक्षा होता है जिसमें 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी उत्तीर्ण का ही बात हो रहा है। यानी देखिए 60% विद्यार्थी मैथ में, यानी मैथ में कितना 60% विद्यार्थी। फिर उसके बाद ऐसे करके बना देना है एक और डायग्राम, इसमें पूरा एकदम सटा के। अब यहाँ पे क्या करना है, बोला है कि 70% विद्यार्थी इंग्लिश में। अब फिर पढ़िएगा ना आगे, तो फिर बोल रहा है क्या कि दोनों विषयों में, है ना, बोला है यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहा है कि और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण होते हैं, यानी दोनों विषय में। तो ये चीज़ जो है कॉमन हो जाएगा, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ये चीज़। तो ये 50% विद्यार्थी जो है दोनों में पास होते हैं, ठीक है। तो पास होते हैं यानी ये भी उत्तीर्ण था, यानी मैथ में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ, इंग्लिश में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ, और दोनों विषयों में 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। दोनों में उत्तीर्ण हुए कितने प्रतिशत, तो 50%। अब क्या कीजिएगा, तो अब कुछ करना नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, ये 60 देख रहे हो ना, 60% और ये 70%, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। अब 130 में ये 50 देख रहे हो ना, इसको घटा दो, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ देना है और इसमें से घटा देना है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80%। लेकिन ये 80% आया क्या, तो बच्चों हम लोग उत्तीर्ण का ही बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या आया, उत्तीर्ण ही आया होगा। उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण कितना आ गया, 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ। पूछा क्या है, पूछा है कि बताइए कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कितने 80% उत्तीर्ण हुए। यही अगर पूछता कि अनुत्तीर्ण कितने हुए बताओ बच्चों, तो भाई कोई भी एग्ज़ाम में 100% स्टूडेंट बैठता है ना, 100% स्टूडेंट आता है एग्ज़ाम देने। तो एक चीज़ बताइए, 80% बच्चा अगर पास हो जाता है तो 20% जो बच्चा बचा वो फेल ही हुआ होगा ना, घटा ना लीजिए। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ 1 मिनट रुक जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यानी देखिए एक परीक्षा होता है, उसमें हिंदी में 40% विद्यार्थी, ध्यान से समझना, हिंदी में 40% विद्यार्थी। फिर से इसमें सटाकर एक और डायग्राम बना दीजिए। तो 40% विद्यार्थी हिंदी में, और संस्कृत में कितना है 25%, यानी संस्कृत में 25%। और दोनों विषयों में, यानी ये चीज़ कॉमन है, इतना दोनों में आ रहा है ना, ये चीज़ इतना दोनों में आ रहा है। तो दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी ये भी चीज़ अनुत्तीर्ण का है सब। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो ये सब चीज़ क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। यानी हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% अनुत्तीर्ण हुआ सब, और दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हुआ। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें और इसमें जोड़ लगा दीजिए, जोड़ दीजिए इन दोनों को। तो कितना आ जाएगा, 65% आ गया ना, 65% आ गया है ना। तो अब क्या करना है, पहले इसमें और इसमें जोड़ दीजिए, 65 आ जाएगा ये। अब 65 में इस 20 को घटा लीजिए, साफ सीधा बात। तो कितना आ जाएगा ये, आप लोग बोलिएगा सर 45% आ गया। लेकिन ये 45% आया क्या, ये 45% आया क्या, तो देखो ना अनुत्तीर्ण ही ना हम लोग निकाल रहे हैं। कब से अनुत्तीर्ण, इसमें भी अनुत्तीर्ण, इसमें भी अनुत्तीर्ण, इसमें भी अनुत्तीर्ण। तो ये भी जो आएगा ये भी अनुत्तीर्ण ही आएगा ना। तो आप ही बताओ, अनुत्तीर्ण 45% बच्चा हुआ है। कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें 100% विद्यार्थी प्रेजेंट होता है, सब होता है ना। तो जिसमें से 45% विद्यार्थी फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, तो उत्तीर्ण यानी पास कितना हुआ होगा, 100 में से घटाना दो 45% को, तो कितना आ जाएगा 55%। तो 55% बच्चा सब जो है पास हुआ होगा, यानी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से ही बनाना, ठीक है, कभी नहीं फंसोगे। अगले क्वेश्चंस की तरफ कूदते हैं बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ट्रिक
पे बनाओगे तो एकदम चुटकी में बन जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट से कैसे बनाते हैं वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, पहले देखिए ट्रिक पे कैसे बनेगा। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त किया, यानी राम जो है 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, यानी किसी परीक्षा में, देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर देखिए अच्छे से देखिएगा। किसी परीक्षा में राम जो है 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके उसके अंकों से फेल हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, बोल रहा है कि जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। यहाँ पर 80 अंकों कर दीजिएगा, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से मैं बोल देता हूँ। किसी परीक्षा में राम, 1 मिनट रुक जाइए, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ अच्छे से, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि आप लोग को दिक्कत होता है तो हमको भी बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पहले अच्छे से लिख लीजिए, है ना, उसके बाद ही जब तक क्वेश्चन नहीं समझिएगा तब तक नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में, ठीक है 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन है बच्चों, किसी परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि यहाँ पे क्या है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके उसके 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो जब भी पूर्णांक कहेगा ना तो कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्या है, कुछ भी नहीं है। देखिए बोला है अंकों का अंतर, तो अंकों का अंतर कितना है उन दोनों के बीच में, अंकों का अंतर कितना है। देखिए तो राम जो है ये 30 अंक प्राप्त करता है और श्याम 80 अंक प्राप्त करता है, तो अंकों का अंतर कितना है बच्चों, साफ बोलिएगा कि सर 50 है, 50 लिख देना है। बटा में प्रतिशतों का अंतर कितना है, प्रतिशत, देखिए राम जो है 30% अंक प्राप्त करता है, जबकि श्याम देख रहे हो ना 35%। श्याम जो है कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, देखो 35% लिखा है ना, श्याम जो है 35% अंक प्राप्त करता है। तो इनके प्रतिशतों का अंतर कितना है बच्चों, राम जो है 30% अंक प्राप्त किया, श्याम 35% अंक प्राप्त किया, तो अंतर कितना है, 5% का अंतर है। तो बटा में 5 कर देना है, गुना में 100 कर दीजिए। काटिए इसको, 5 को काटिएगा, 50 को काटिएगा 5 के पहाड़ा से, 10 बार में चला जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 1000। तो 1000 जो है परीक्षा का पूर्णांक रहा होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। पूर्णांक का मतलब मार्क्स होता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है ना, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, यानी जो परीक्षा हुआ था, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो कितने नंबर का वो परीक्षा था, यानी टोटल नंबर क्या था उस परीक्षा का, यानी परीक्षा का पूर्णांक क्या था, टोटल मार्क्स क्या था। तो ये पूर्णांक को आपको क्या मान लेना है, टोटल जो पूर्णांक था वो 100% था, यानी 100% का वो एग्ज़ाम हुआ होगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए उस परीक्षा में राम नाम का एक लड़का है, ये 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त किया और उसके बाद 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी -30 कर देना है। ठीक है, अब बराबर कर देना है, क्यों, क्योंकि अब दूसरे लड़के की बात आ जाती है, यानी जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके, श्याम जो है 35% अंक प्राप्त करके उसके 80 अंकों से फेल हो जाता है। बताया था ना यहाँ पे क्या था, उसके 80 अंकों से फेल हो जाता है, यानी ये 80 अंकों से फेल हो जाता है, यानी -80 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी राम 30% परीक्षा में प्राप्त करता है अंक और 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी -30। माइनस का मतलब क्या हुआ, फेल हो जाता है, इसलिए। जबकि श्याम जो है ये 35% प्राप्त करता है, एग्जाम में 35% अंक प्राप्त करता है और ये 80 अंकों से फेल हो जाता है, यानी -80 हो जाएगा। ठीक है, बस सॉल्व कर दो। तो देखिए ये 30 है और ये 35 है, तो 30 में से 35 को घटाइएगा तो -5% ही आएगा ना, और यहाँ पे -80 है, ये उधर जाएगा, ये -30 उधर जाएगा तो ये +30 हो जाएगा, यानी -80 + 30 कितना हो जाएगा, ये -50 हो जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आएगा ना, काटिएगा, अरे 50 है, 50 को काटिए 5 के पार से, तो 10 बार में नहीं चला जाएगा, तो 1% बराबर 10 आ जाएगा।
तो पूछा क्या है, परीक्षा का पूर्णांक। तो परीक्षा का पूर्णांक हम लोगों ने क्या माना है, 100% माना है। तो 1% का वैल्यू कितना आया, 10 आया। यानी कितने नंबर का एग्ज़ाम था, 1000 नंबर का। आ गया बच्चों समझ में। तो कॉन्सेप्ट सभी बना सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बच्चों 21 नंबर। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। तो देखिए, परीक्षा में कोई एग्जाम होता है, उसमें कुल कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, तो आपको वो मान लेना है 100%, है ना। यानी टोटल स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर होंगे, वो मान लीजिए आप लोग कितना, 100% मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें से यानी किसी परीक्षा में टोटल जो स्टूडेंट प्रेजेंट हुए वो 100% हुए। अब देखिए, तो उस परीक्षा में 78% लड़के जो है उत्तीर्ण हो जाते हैं। यानी किसी एग्जाम में 100% लड़के उपस्थित होते हैं, जब रिजल्ट आता है तो उसमें जो उत्तीर्ण होते हैं ना, वो कितने प्रतिशत हो जाते हैं बच्चों, बोला है कि 78%। ध्यान से समझना, उस बोला है कि 78% बच्चा लड़का यानी क्या हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है। तो 78% जब लड़का उत्तीर्ण हो गया तो अनुत्तीर्ण कितना प्रतिशत हुआ होगा बताइए। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि 100 में से 78 को घटा दीजिएगा तो 22% लड़के अनुत्तीर्ण हुए होंगे, है ना। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो अब बोल रहा है कि यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, 110 लड़के, देखिए संख्या में बोला है कि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुआ है और परसेंटेज में दिया है 22% लड़का अनुत्तीर्ण होता है, तो ये बराबर हो जाएगा। यानी 22% अनुत्तीर्ण ये बराबर हो जाएगा 110 लड़के के। क्यों, क्योंकि ये भी अनुत्तीर्ण है, ये परसेंटेज में है और ये संख्या में है 110 लड़के अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण से अनुत्तीर्ण बराबर, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 22 बच्चे कितना होता है, 110 होता है। तो 1% का वैल्यू 5 आ गया, 5 आ गया। तो आप बताइए कि कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए थे। तो टोटल स्टूडेंट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 100% मानना है, तो 100। अब 1% की जगह 5 रख दीजिए, यानी 500। तो 500 लड़के उस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। आ रहा है समझ में। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाए। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपया में 5 केजी चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, अब तक का सबसे खतरनाक टाइप बोलूँगा और सबसे वीवीआई टाइप बोलूँगा इसको। इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए बच्चों, ट्रिपल स्टार इस क्वेश्चन पे। इस बार आने की संभावना लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो कैसे बनाओगे ये क्वेश्चन। तो जब भी बोले कि चीनी का मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो कोई भी व्यक्ति इतना रुपया में इतना केजी चीनी कम खरीदता है, बेसी खरीदता है, ज़्यादा खरीदता है, कुछ भी कहे, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो क्या करोगे, बिल्कुल बेसिक से चलना है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिख देना है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य, यानी चीनी का शुरुआती मूल्य क्या था, आपको नहीं पता तो उसको x मान लीजिएगा, ठीक है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों, मूल्य। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य आपको नहीं पता, x मान लीजिए। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य x मान लेना है। इसके बाद चीनी का नया मूल्य, चीनी का लिखना, चीनी का प्रारंभिक मूल्य और चीनी का नया मूल्य, ये क्या हो जाएगा बच्चों। तो देखो होता क्या है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य x था पहले, लेकिन बाद में चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि देखी गई। तो 20% की वृद्धि हो रही है, यानी पहले तो इसका मूल्य x था, है ना, बाद में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी गुना में क्या होगा, 120/100 कीजिएगा ना। तो इसको काट पीट कीजिएगा तो ये 6 बार में, ये 5 बार में, यानी 6x/5 आएगा, ठीक है। इतना कर लिया आप लोग। अब बोल रहा है कि जब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो कोई व्यक्ति 500 रुपया में 5 केजी चीनी कम खरीदता है। तो देखो होता क्या है बच्चों, पहले ही 500 रुपया में x के भाव से चीनी खरीदता था, ठीक है। बाद में
बाद में जब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि आ गई, यानी जब वो 500 रुपया में, वो जब 500 रुपया भाव से खरीदता है तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो 20% की वृद्धि होती है। यानी अब यहाँ पे लिख देना है 6x/5। ठीक है, ध्यान से समझो, पहले 500 रुपया में x के भाव से चीनी खरीदता था, बाद में वो 500 रुपया में 6x/5 के भाव से चीनी खरीदता था। तो जब ये खरीदता था ना, तो ये 5 kg जो है यहाँ पर चीनी कम खरीद पाता था। यानी जब ये, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में बोल दिया है कि जब ये 500 रुपया में, देखो पहले 500 रुपया में x के भाव से चीनी खरीदता था, लेकिन बाद में जब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो ये 500 रुपया में 6x/5 की दर से चीनी खरीदा, और ऐसे में ये 5 kg चीनी कम खरीद पाता था। क्वेश्चन में बोल दिया है तो यहाँ पे नहीं लिखना है, तो ये भी तो कम खरीदेगा ना 5 रुपया, तबे ना ये और ये बराबर होगा। आया बात समझ में? हम यहाँ पे 5 इसलिए लिखे क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था, तो क्वेश्चन में जब यहाँ पे बोल दिया है तो आपको लिखने का जरूरत नहीं, आप इस यहाँ पर भी लिखिए, ये वाला जगह पे भी लिखिए, तब ना ये आपस में ये और ये बराबर होगा। नहीं आया समझ में तो फिर से समझिए, बार बार समझिए, लेकिन अच्छे से समझिएगा तो आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि ऐसा टाइप पूछ लेता है। ठीक है, हाँ 1 मिनट रुक जाइए, फिर से मैं बता देता हूँ, घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल। ठीक है, देखो फिर से देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है, इतना तो समझ में आ गया ना कि चीनी का, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य x था, और चीनी का जो नया मूल्य है इसमें 20% की वृद्धि होती है, इसीलिए x × 120/100 यानी 6x/5। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता था, ये 500 रुपया में x के भाव से चीनी खरीदता था, बाद में वो 500 रुपया तो ले गया, लेकिन उसने देखा कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि आई है। यानी कितनी आई है वृद्धि, 6x/5 है ना। तो जब इतना वृद्धि देखता है तो सोचता है कि भाई 5 kg चीनी मैं और कम खरीदूंगा, यानी इस वाले में ये 5 kg बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल दिया कि और कम खरीदूंगा, और कम खरीदूंगा, तो ये भी तो 5 kg चीनी और कम खरीदेगा, तब ना ये और ये आपस में इक्वल होंगे। आया समझ में? बस इतने को सॉल्व कर दो प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 500/x। ठीक है, और ये इधर आएगा, ये चीज़ जो है इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 500 × 5, 5 ऊपर चला जाएगा, बट्टा में 6x, और ये -5 है, ये उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। बस इतने को सॉल्व करना दो, x का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, इतने को सॉल्व कीजिएगा तो बच्चों x का वैल्यू आ जाएगा आपका 50/3। ठीक है, 50/3 आ जाएगा। अब बच्चों देखो तो पूछा क्या है, क्या पूछा है, चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है, यानी प्रारंभिक मूल्य नहीं पूछा। पहले तो इसका प्रारंभिक मूल्य x था, लेकिन बोल रहा है कि चीनी का जो नया मूल्य है जो बढ़ा हुआ है 20% की दर से, है ना, 20% की वृद्धि हुई है, वो वाला मूल्य बताइए। यानी यही ना है वो, यानी 6x/5। तो यहाँ से 6 कर दीजिएगा, x की जगह क्या रखिएगा 50/3, और देखिए 6 के नीचे भी 5 था, यानी ये पूरा हो जाएगा 6/5, और x की जगह क्या था, गुने में 50/3, काटिए तो 3 दूनी 6, और इसको काटिए 10 बार में, यानी 20 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ही बताइए चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य क्या था, यानी नया मूल्य क्या था, तो ये 20 रुपया था, 20 रुपये kg था। तो आंसर क्या हो जाएगा 20 रुपये kg। आ रहा है बच्चों समझ में कि नहीं आया, 20 रुपये kg हो गया ना, समझ गए सभी? हाँ चलिए, अगर समझ गए हो ना तो ये अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग का जब भी क्लास होगा ना, नेक्स्ट क्लास, तो मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछूंगा, और बता दूं इसका जो आंसर होगा वो होगा 4.5। अब ये मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसको करेक्ट बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य निकालना है, चीनी का शुरुआती मूल्य निकाल लोगे, अच्छे से पढ़ोगे निकाल लोगे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.5 रुपये पर kg। ठीक है, ओके, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, देखिए चुनाव पर आधारित प्रश्न था ये। ठीक है, तो एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56%
प्राप्त हुआ, यानी 56% मत प्राप्त हुआ और वह 2496 वोटों से जीत गया। यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या क्या थी ये बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोग को बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है मतदाताओं की संख्या बताएं, तो जब भी चुनाव आधारित प्रश्न रहेगा तो यहाँ पे कुल मतदाताओं की संख्या, कुल वोटरों की संख्या हम लोग क्या मानते थे, कुल मतदाताओं की जो संख्या मानते थे हम लोग क्या मानते थे, 100% मानते थे ना, 100%। ठीक है, अब होता क्या है कि एक चुनाव होता है, उसमें जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए कुल वोट का 56% मत प्राप्त हुआ और वो 2496 वोटों से जीत गया। अब देखिए दो लोग होते हैं, दो लोगों के बीच वोट हुआ, ठीक है, जिसमें से जो जीता ना, आप किसी को भी जिता सकते हो, ए को भी या बी को भी, ठीक है, तो मैं ए ही को जिता देता हूँ, यानी एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार, तो जीतने वाला उम्मीदवार मैं मान लेता हूँ ए है और इसको 56% मत प्राप्त हुआ, इसको 56% वोट प्राप्त हुआ। तो आप बताइए बी को कितना प्राप्त हुआ होगा। देखिए कुल मतदाताओं की संख्या 100% में है, ए को कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ, 56% मत प्राप्त हुआ, तो बी को कितना हुआ होगा, बी को कितना हुआ होगा बच्चों, तो आप लोग बोलिएगा सर इसको 44% वोट प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जीता कौन, ए ही जीतेगा ना, क्योंकि ए को 56% वोट प्राप्त हुआ है और बी को 44% वोट प्राप्त हुआ है। तो ए जो है कितने प्रतिशत अधिक से जीता है, यानी इसके बीच का डिफरेंस क्या है, वेरी गुड 12, तो ए जो है 12% अधिक वोटों से जीता है बी से। ठीक है, लेकिन संख्या में कितने संख्या से जीता है, देखिए यहाँ पे बोला है कि वह 2496 वोटों से जीता है, यानी परसेंटेज में तो 12% से जीता था, लेकिन संख्या में 2496 संख्या से जीता है, तो ये भी जीत और ये भी जीत। तो आप 1% का वैल्यू बताइए तो बच्चों क्या होगा, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 2496 बटा में 12, इतना आ गया। ठीक है, अब इसी को मैं ऊपर लेकर चलता हूँ, लिखता हूँ। ठीक है, अब देखिए बोला है कि यदि, ध्यान से देखना अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी आगे बोला है, अभी तक हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व किया। अब बोल रहा है कि यदि चुनाव क्षेत्र में केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाले, कितने, केवल 64%, तो क्या करना है, देखिए 1% का वैल्यू क्या मैं बताया हूँ अभी, 2496 बटा 12 था ना। अब इसमें बोल रहा है कि केवल और केवल 64% मतदाताओं ने ही वोट डाला है, तो क्या करना है, गुना में 64% कर देना है। तो देखिए प्रतिशत कीजिएगा तो बटा में तो 100 आएगा ही आएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट ऊपर लिख देता हूँ 100। ठीक है, इतने को लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इतना ये सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, तो इतने को जब सॉल्व कीजिएगा ना तो 1% बराबर आ जाएगा कितना, 325। तो जब 1% बराबर 325 आ गया तो आप कुल मतदाताओं की संख्या नहीं निकाल सकते हो, जो कि 100% दी हुई है। तो 1% का वैल्यू कितना आया, 325 आया है, तो गुने में 325 कर दीजिएगा, यानी कितना आया, 32,500। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, देखिए गुना भाग अगर मैं करूँगा तो फिर वीडियो और लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो गुना भाग वाला चीज़ आप लोग कीजिएगा ना तो खुद से आप लोगों का कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी चुनाव से संबंधित है, थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया है। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाया था उससे थोड़ा सा अप लेवल का टेस्ट में दिया था, ताकि देखूं कि आप लोग का प्रैक्टिस चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में थे, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 8000 मतों से चुनाव वह जीत गया। अगर डाले गए 20% मत अवैध हो तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या, तो वो यहाँ पे मत का मतलब तो पता ही है आपको क्या होता है, वोट होता है, वोटिंग। और यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो आप लोग, वैध, वैध का मतलब क्या होता है, लीगल, लीगल तरीके से, है ना, और अवैध का मतलब क्या होता है, इलीगल। ठीक है, इतना मालूम है सबको, है ना, इतना तो मालूम होगा ना आप लोगों को। तो अब करना कुछ नहीं है, देखिए एक चुनाव होता है, उसमें 2 उम्मीदवार होते हैं, तो 2 उम्मीदवार में से एक को ए मान लेता हूँ, एक को बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो 2 उम्मीदवार थे मैदान में,
तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का यानी लीगल वोटिंग है ना, जो एकदम कानूनी रूप से ठीक माना जाता हो, तो वैध मतों का उसको 55% मत प्राप्त हुआ। तो इसको 55% मत प्राप्त हुआ। अच्छा, एक चीज हम लोग भूल रहे हैं, बोलिए तो। मैं क्या बताया था सबसे पहले, क्या करना है, मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या क्या मान लेना है बच्चों, 100% मान लेना है। ये लिख लेना शुरू में, ठीक है। अगर आपके माइंड में ये फिट हो गया तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, केवल बना सकते हो, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा कि कुल मतों की संख्या सबसे पहले क्या मान लेना है आपको, कुल मतों की संख्या 100% मान लेना है। तो अब जीतने वाला जो उम्मीदवार है ना, उसको 65% मत प्राप्त हुआ। तो भैया जो हारा होगा उसको कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ होगा, तो उसको 45% मत प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, इसमें से जीता कौन, ए ही जीता है ना, ए जीत गया। कितने मतों से जीता है, कितने परसेंट से जीता है ए, पहले प्रतिशत बताइए, कितने प्रतिशत अधिक है ए बी से। तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये 10% अधिक है कि नहीं है, 10%, इन दोनों का डिफरेंस 10% है। लेकिन संख्या में ये कितने मतों से जीता है, तो संख्या में ये 8000 मतों से जीता है। यानी देखो, ये भी जीत ये भी जीत, हमेशा बराबर करना सीख गए ना जिस दिन, उस दिन मैथ बन जाएगा। अब यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए तो 1 0 से 1 0 काट ना दीजिए, तो 1% बराबर 800 आ जाएगा। 800 आया है 1% बराबर, ठीक है। तो अब बोल रहा है, अभी देखो, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आधा ही हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब आगे बोल रहा है बच्चों कि अगर डाले गए 20% मत अवैध हो तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या। अब देखो, इसमें से 20% मत जो है, 20% जो वोटिंग है वो क्या है, इलीगल है। तो आपको बताना है चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या। तो ये देखो, 1% का वैल्यू 800 आया है ना, 800 आया है 1% का वैल्यू। तो पहले मुझे ये बताओ, अगर केवल ये पूछता कि कुल कितने वोट्स डाले गए, मतदाताओं की संख्या अगर पूछता, तो क्या करते आप लोग, 100% करके इस 100 में 1% का वैल्यू रख देते, यानी 800। तो क्या करते आप लोग बोलते सर ये आ जाता कितना, 80,000, 80,000 आ जाता ना अगर पूछता केवल। लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है बच्चों, बोला है कि 20% मत जो है वो अवैध है, यानी इलीगल है। तो आप ये बताओ, अवैध कितने, अवैध तो 20% दे दिया है, तो वैध कितने हैं, वैध कितने हैं, लीगल कितने हैं, कानूनी रूप से जो वोट डाले गए हैं वो कितने परसेंट होंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। 20% जो वोट डाले गए वो अवैध रूप से डाले गए हैं, इलीगल रूप से डाले गए हैं। तो वैध जो डाले गए होंगे वो 80% डाले गए होंगे। तो बट्टा में क्या करना है, 80, ठीक है, परसेंट करना है, लेकिन परसेंट को ऊपर ले जाएगा तो गुना में 100 आ जाएगा। बस काट दीजिए 1 0 से 1 0, ठीक है। फिर इसको काट दीजिए, चला जाएगा ये कितने बार में, तो इतने को सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये इतने को सॉल्व कीजिए तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये तो गुना कर लीजिए। देखिए 10,000 है गुने 10 है, यानी 1 लाख हो जाएगा आपका, सिंपल, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1 लाख, तो 1 लाख होगा बच्चों। ऑप्शन में सॉरी गलत हो गया है, यहाँ पे 1 लाख होगा आंसर, ठीक है, 1 लाख होगा, इसको करेक्ट कर लेना, 1 लाख, ठीक है। अगर दिक्कत हो रहा है समझने में तो फिर से वीडियो को रिपीट कीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए का 20%, बी का 30% तथा बी का 40%, सी का 50% हो तो ए सी का कितना प्रतिशत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अब तक का सबसे मजेदार वाला क्वेश्चन है, वीवीआई कर देना। नहीं बनता है, अधिकतर बच्चों से नहीं बनता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन मैं बता दूंगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, ध्यान से समझते चलना है। का मतलब समझते हो ना, का जहां जहां का दिखे उसका मतलब होता है बच्चों गुना, ठीक है। बस इतना समझ लो, क्वेश्चन बन गया। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए का मतलब गुना, ए का 20% ये बराबर है किसके, बी के 30% के, ठीक है। इसी तरह बोल रहा है कि बी का 40%, यानी बी का मतलब 40% ये बराबर है सी के 50% के। तो आपको ए सी का कितना
प्रतिशत है ये बताना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको ए का वैल्यू निकालना होगा, बी का वैल्यू निकालना होगा। देखिए आपको ए का वैल्यू निकालना होगा, बी का वैल्यू निकालना होगा और सी का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, दिख रहा है ना। तो एक काम करो, प्रतिशत से प्रतिशत को चबा जाओ यानी काट दो और फिर एक जीरो से एक जीरो को काट दो। तो बचा क्या, 2a बराबर में 3b बचा। अब यहाँ से बच्चों अगर मैं a बराबर पूछूंगा तो क्या आंसर दीजिएगा, 3। और अगर मैं b बराबर पूछूंगा तो क्या आंसर दीजिएगा, 2। समझ में आ गया। अब इसी तरह इसको सॉल्व कीजिए, यानी 1% से 1% को चबा जाइए, फिर एक जीरो से एक जीरो को चबा जाइए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4b बराबर में 5c आ गया, 4b बराबर में 5c। तो b बराबर कितना हो गया, b बराबर 5 और c बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों, इतना आ गया ना। तो अब निकालिएगा कैसे, देखिए यहाँ पर तो a एक बार है लेकिन b जो है ये 2 बार आ चुका है, c एक बार है। तो इसको अब हम लोग रेशियो मेथड से a b c निकालेंगे। कैसे निकलता है, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, a b c निकालना है ना आपको, a b c निकालना है, तभी तो पता करोगे ना कि a c का कितना प्रतिशत है। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले a b कर देना है यहाँ पे, फिर नीचे b c कर देना है और इन दोनों के बीच में रेशियो लगा देना है, इन दोनों के बीच में भी रेशियो लगा देना है। आ रहा है, यानी a रेशियो b, फिर b के नीचे b लिख देना है और रेशियो में c लिख देना है। ठीक है, तो अब देखिए a कितना है, 3 है, तो मैं 3 लिख दूंगा। रेशियो b कितना है, 2 है, तो 2 लिख दूंगा, हो गया। यानी ये चीज़ पहले वाले के लिए था। अब देखिए, अब यहाँ से b और c की बात हुई है, तो यहाँ पर b कितना है, ये 5 है, 5 है, तो इसके नीचे 5 लिखिए। और फिर रेशियो में c कितना है, 4 है, 4 लिखिए। अब देखिए, अब एक बार 3 में 5 से गुना कीजिए, एक बार 2 में 5 से गुना कीजिए, एक बार 2 में 4 से गुना कीजिए। तो देखिए 3 पच्चे 15 और 2 पच्चे 10, यानी ये 2 और 5 में गुना करना है। और फिर एक बार 2 चौके 8, बस निकल गया है। ये निकल गया आपका क्या, a रेशियो b रेशियो c निकल गया है। तो a कितना आया, a आपका आ गया 15, a 15 है, b कितना है बच्चों 10 है, c कितना है 8 है। समझ में आया। पूछा है कि a c का कितना प्रतिशत है, तो देखो तो पूछा है a बराबर c, तो a जो है c का कितना प्रतिशत है, तो हम लोग बोल देते हैं x प्रतिशत है। बोल रहा है कि a जो है ये c का मतलब गुना कितना प्रतिशत है, तो हम लोग बोल दिए x प्रतिशत है। तो x प्रतिशत बोलिएगा ना, तो प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100 जुड़ जाएगा। तो देखिए तो काटिए, तो इसको 4 दूनी 8, 25 चौके 100, ठीक है। तो इतना कर लिए आप लोग, तो क्या आया ये, अब इतने को सॉल्व करना दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा बच्चों 2x, देखिए तो 2 में x से गुना कीजिएगा तो 2x और बराबर में 15 गुने 25, और फिर x बराबर ये 15 गुना 25 कितना होता है, 375 हो जाएगा, 375 और फिर ये बट्टा में 2 नीचे आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 375/2, यानी 375/2 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 375/2%। तो देखिए तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, ये रेशियो पढ़ोगे ना आप लोग, तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। अभी नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिपीट कीजिए, आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी से 20% कम है। देखिए यहाँ से ए और नहीं होगा, ए जो है बी से 20% कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए अगर था और नहीं था, अगर था, तो ए अगर बी से 20% कम हो तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। देखो भूल गए ना ये क्वेश्चन, अभी मैं बताया था आप लोगों को कि एक तरफ यदि कम दिया हो, कम प्रतिशत दिया हो, तो एक तरफ अधिक पूछेगा। तो क्या करेंगे बताइए,
यहाँ पर एक तरफ कम प्रतिशत दे दिया है और अधिक के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले ही जो संख्या है ना इसको खींच कर ले आकर यहाँ लिख लेंगे। 20 लिख दीजिएगा। अब बोल रहा है 20% कम, 20% कम बोल रहा है, तो क्या कीजिएगा, 100 में 20% को घटा दीजिए, यानी 80 गुना में 100, काटिए इसको, 20 चौके 80, 25 चौके 100, तो 25%, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, सो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा। अब देखिए बुक से देखिएगा ना, बुक में ये सब बुक का क्वेश्चन मैं लिया हूँ, एसपीडी से लिया हूँ, राकेश यादव, एसडी यादव, तो इस सब में लगभग में ट्रिक से ही बनाया गया है। एसपीडी में तो लगभग हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से ही बताया गया है, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रिक नहीं सिखाऊंगा आपको, यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, है ना। वी विल नो अबाउट कॉन्सेप्ट, हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जानेंगे, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट याद होगा ना तो आप लोग अपने आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ा सकते हैं अच्छे से। ट्रिक क्या है, ट्रिक आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, एग्जाम में जाओगे वही है कि मास्टरवा ट्रिक बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया, कॉन्सेप्ट नहीं बताया, है ना। तो इसे तरह तरह का आप लोग बोलने लग जाइएगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट सीखिए, हमेशा जो है ज़िंदगी भर काम देगा। तो कैसे होगा जी, बोल रहा है कि y का 80%, तो y का मतलब गुना 80%, ये बराबर है x के। तो बोल रहा है x का कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत, इसको p मान लेते हैं, तो x का p% ये बराबर है y के। आया समझ में, यानी x का कितना प्रतिशत y है यही निकालना है, यानी ये p हमने क्या माना है इसको p, तो x का p% y है, p मान लिया। यहाँ पे कोई भी संख्या मान सकते हो, z i q n m n कुछ भी मान सकते हो, मैं p मान लिया। तो x का कितना प्रतिशत यानी p% y है, तो बना दीजिए। कैसे बनेगा देखिए, ध्यान से समझना है हर एक बच्चे को अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझना है। तो अब क्या करना है बच्चों, अब आप इतने को पहले सॉल्व कीजिए, तो y गुने 80% को हटाइएगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा, और बराबर में x कर दीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज़ बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ y बराबर 100x और फिर बटा में 80 लिख सकता हूँ, 1 0 से 1 0 में काट दिया, तो y बराबर क्या आ जाएगा 10x बटा 8, ठीक है। तो अब मैं इस y की जगह ये रख दूंगा, यानी x गुने p% बटा में 10x बटा में 8, ठीक है, रख दिया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, तो देखिए x से x खा जाइए, तो यहाँ से p देखिए प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएगा तो बटा में 100 जुड़ जाएगा, और बराबर में 100 बटा में 8, इतना आया है आप लोग का, इतना आया है ना बच्चों, है जी। हाँ जी, तो अब क्या कीजिएगा, देखिए 100 में 10 से गुना कीजिए, यानी पहले p बराबर 100 में 10 से गुना कीजिए 1000 और बटा में 8, सॉल्व कीजिए ना, तो 125 बार में चला जाएगा, तो 125% हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए, तो ऑप्शन दिया हुआ है, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी दिया हुआ है। आया समझ में, देखिए क्या बोला था, y का 80% ये बराबर है x के, फिर बोला है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो x का p%, यहाँ से मैं p अपने आप मान लिया हूँ, कुछ भी मान सकते हो, तो x का p% ये बराबर है y के, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब देखिए ऊपर चलना है आपको, तो y गुने 80% है ना, तो देखिए 80 लिख दीजिएगा, प्रतिशत को हटाइएगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा, बराबर में x कर देना है। फिर इतने को सॉल्व कीजिए तो ये y बराबर क्या आ जाएगा, इतने को सॉल्व कीजिएगा तो ये y बराबर 10x बटा 8 आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो अब देखिए, अब यहाँ से x का x लिख देना है, p% का p% हो जाएगा, बराबर में y की जगह क्या लिख दोगे 10x बटा 8, y की जगह 10x बटा 8 लिखा हूँ, देखो आ रहा है समझ में, आ रहा है ना। तो अब x से x को एकदम भंभोर दो, काट दो मतलब, ठीक है। फिर यहाँ से p% है, तो प्रतिशत को हटाइएगा तो देखिए p बटा में 100 कर दिया हूँ, और फिर बराबर में ये क्या आया है 10 बटा 8, तो बस p का वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा 125%। आ रहा है समझ में। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, p
Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, यानी P और Q की बात हुई है। P जो है बच्चों, P ये Q से, ये P जो है ये Q से 6 गुना बड़ा है, यानी ये 6 होगा तो ये 1 होगा। आया समझ में? 6 गुना बड़ा है, 6 गुना का मतलब समझते हो 6 टाइम्स, तो P जो है ये 6 टाइम्स ग्रेटर है किससे, Q से, बड़ा है। तो बोला है कि Q जो है ये P से, Q जो है ये Q है ना, ये P से कितना प्रतिशत छोटा है। तो छोटा है पूछा है, प्रतिशत निकालना है ना। तो आप बताइए Q जो है P से कितना छोटा है अंतर में, अंतर बताइए। तो 6 और 1 के बीच का अंतर क्या है, 5 है, तो 5 है। प्रतिशत निकालना है आपको, कितना प्रतिशत छोटा है। तो इन दोनों का पहले अंतर लिख दीजिए, कितना है, 6 में से 1 को घटाइएगा 5 आएगा। अब ये किसकी तुलना में ये Q छोटा है, किसकी तुलना में, P की तुलना में छोटा है ना। तो P का वैल्यू क्या है, 6 है, तो ये 6 लिखिएगा गुना में 100। अब इतने को काटिए, यानी 500/6। इतने को बच्चों सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ये 83 इतने को सॉल्व कीजिएगा 83.33%, यानी ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, ए का 18% बी के 20% के बराबर है, यानी ए का जो 18% है वो बी के 20% के बराबर है। तो कर लीजिए ए का मतलब गुना 18%, ये बराबर है बी के 20% के। तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत समझ रहे हो ना, खा जाना है। ओके, अब इसको काटिए, 2 के पार से 9 बार में चला जाएगा, ये 10 बार में चला जाएगा, यानी यहाँ से 9A बराबर में 10 भी आ जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा, आंख बंद करके 10 लिख देना है, और बी बराबर पूछूंगा मैं तो 9 जवाब देना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि बी ए का कितना प्रतिशत है। तो देखो बच्चों बी क्या है, 9 है। अब पूछा है कि ए कितना है, 10 है। ए का मतलब गुना, कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं x प्रतिशत है, प्रतिशत हटाइएगा बट्टा में शॉर्ट जुड़ जाएगा, 1 0 से 1 0 चबा जाइए। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 10 गुने 9 यानी 90%। ठीक है, तो ऑप्शन डी यो राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैंने देखिए आप लोग के लिए इतना किया। अब आप लोग का काम क्या है, अब आप लोग का काम यह है कि आप लोग फिर से इस वीडियो को देखिए, 2 से 3 बार देखिए और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही।